तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक क्षमता, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर एक्ट और महत्वपूर्ण योजनाएं। इनको हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम लेकर के आ गए हैं, यानी इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 8 प्रैक्टिस सेट बनाए जा चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहां पर जाकर के आप पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट आ रही है साथ ही साथ में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, साथ ही साथ में आप लोगों को बता दें, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि सर हमको थ्योरी नहीं चाहिए, केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे सर हमें केवल प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, हमको थ्योरी चाहिए। कुछ कह रहे थे थ्योरी प्रैक्टिस सेट दोनों चाहिए। तो अब तीनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के केवल थ्योरी चाहिए तो आप मात्र 128 रुपये का पेमेंट करके केवल थ्योरी और इसके साथ में एक एक प्रैक्टिस सेट भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सभी सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप 129 रुपये का पेमेंट करके सभी सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं और सबके साथ में टॉप 100 की पीडीएफ लगी हुई आपको मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों चाहिए तो मात्र 199 रुपये में आप कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी आप मंगवा सकते हैं। अगर जिन लोगों ने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों मंगवा लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ने वाली है। ठीक है ना, सभी एग्जाम की डेट बढ़ चुकी हैं जैसा कि आपको पता है। तो आपकी भी एग्जाम डेट लगभग 5 से 10 दिन मान सकते हैं, इतने दिन तक आपकी एग्जाम डेट बढ़ सकती है। तो जिन लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की है, बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के पास में, अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप कैसे मंगा सकते हैं वो भी आपको बता दें। ये आपको स्कैनर दिख रहा है, कुछ खास करना नहीं है। इसी पर आपको 128 रुपये या फिर 129 रुपये या 199 रुपये, जो भी आपको चाहिए आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके आप तुरंत की तुरंत अपने पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग मंगवा लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आपने तैयारी पूरी कर ली है और अभी भी आप 130 या 140 के आसपास घूम रहे हैं टेस्ट में, तो आप अगर नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप आसानी के साथ में 155 या फिर 160 के आसपास भी जा सकते हैं। इस तरह से इन नोट्स को डिज़ाइन किया गया है, तो आप लोग मंगवा लीजिएगा। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर से हम शुरुआत करने वाले हैं, लास्ट में आपको मैथ और रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, और मैथ में आज हम डीआई को भी कवर करने वाले हैं और चित्र वाले प्रश्न भी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का फुल फॉर्म आने वाला है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। चलिए आंसर देख लें फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए जो फैक्ट वाले प्रश्न होंगे उनको अपन जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपन को मैथ और रीजनिंग के लिए समय बचाना है। ठीक है ना, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है। जो फैक्ट वाले प्रश्न आपको डायरेक्ट आ रहे हैं उन पर तुरंत टिक मार्क कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लिए समय बचाकर चलेंगे तभी आप पूरा एग्जाम जो है अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो सब हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एग्जाम तो आने दीजिए, बढ़िया तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ल्ड 2010 में रिव्यू टैब की प्रूफिंग समूह में उपलब्ध नहीं है। यानी अगर हम एमएस वर्ल्ड 2010 की बात करते हैं उसमें एक टैब है रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह में इनमें से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। कमेंट, एडिटर, थेसोरस या फिर वर्ड काउंट। आइए देख लेते हैं क्या आंसर रहने वाला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको एमएस वर्ल्ड 2010 के रिव्यू टैब में एडिटर वाला जो ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलता है। बाद में इसको जोड़ा गया था, लेकिन 2010 वाले में यह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कंप्यूटर में डाटा को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली के दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता होगा, आप लोग तुरंत ही आंसर लगा लेंगे इस प्रश्न को देख करके। बताइए कंप्यूटर जो डाटा दर्शाता है कौन सी प्रणाली पर डाटा दर्शाता है। बाई सेंटिनल, बायोमेट्रिक, बाइट या फिर बाइनरी। अब बाइनरी का नाम आते ही सबके दिमाग में आ गया सर बाइनरी तो हमने बहुत पढ़ रखा है, शुरू से पढ़ रखा है। तो जो बाइनरी होता है, इस बाइनरी भाषा में कंप्यूटर सभी डाटा को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए जहां पर भी फंसने वाले प्रश्न होंगे आपको अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में डाटा एंटर करते समय सेल के सारे कंटेंट को रद्द करने के लिए कौन सी की को एक बार दबाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं फिर समझाते हैं। बैक स्पेस, टैब की, एस्केप की या फिर डिलीट की।
कौन से बटन को दबाया जाता है। अब ये आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्या कह रहा है ये, एमएस एक्सेल की वर्कशीट की बात कर रहा है। यानी जो वर्कशीट बनी रहती है ना, इस वर्कशीट में अगर आपको एक सेल के डाटा को डिलीट करना है या फिर उसको मिटाना है तो कौन से की को आप दबाएंगे। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपको एस्केप की दबाना रहेगा। तो जो सेल में डाटा है ना, वो डाटा, उसी सेल का डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे में डिलीट बटन मत दबा देना। एमएस एक्सेल की अगर बात की जाए तो आपको एस्केप बटन दबाना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नंबर 5 देखते हैं। ये भी आपका कंप्यूटर का ही प्रश्न है। देखिए, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को हम क्या कहते हैं। अब देखिए, ये आप डेली करते हैं। ये काम कैसे करते हैं अभी आपको बताते हैं। पहले ऑप्शन देख लें। ऑटो फिल कहते हैं, इंस्टेंट फिल कहते हैं, फिलर कहते हैं या फिर फिलअप कहते हैं। अब क्या है सर ये क्वेश्चन, देखिए जैसे कि आपने कोई डाटा है उसको आपने कॉपी कर लिया, ठीक है ना, कॉपी कर लिया। अब आप किसी भी व्यक्ति को व्हाट्सएप करना चाहते हैं वही डाटा, तो आप क्या करेंगे, उसी डाटा को ले जा करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो अपने आप वहाँ पर पेस्ट हो जाए। जैसे कि आप अभी अगर हमको मैसेज करेंगे, हमारे जो बिजनेस अकाउंट वाला व्हाट्सएप है उस पर आप मैसेज करेंगे, तो अपने आप हमने दे रखा है कि भाई 1 घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। ये ऑलरेडी हमने वहाँ लिख करके रखा है, तो वो अपने आप मैसेज आपके पास में फॉरवर्ड हो जाता है। उसको कोई टीम फॉरवर्ड नहीं करती है, वो अपने आप फॉरवर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम ऑटो फिल कहते हैं, जो अपने आप उसमें सेव रहती है और तुरंत की तुरंत स्वचालित रूप से, यानी कि अपने आप उस फॉर्म में भर जाती है, उसको हम ऑटो फिल कहते हैं। जैसे आप व्यापम का फॉर्म भरने जाते हैं तो आपकी अगर पहले से वहाँ पर बनी हुई है प्रोफाइल, तो आपको फिर दोबारा से नाम वगैरह नहीं भरना रहता है, आपको एड्रेस वगैरह दोबारा से नहीं भरना रहता है। बस आप अपने कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, फॉर्म भर जाता है। तो ये चीज़ क्या रहती है, ऑटो फिल रहती है, पहले से फिल रहती है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक होते हैं। आपके ही प्यारे प्यारे कमेंट देख करके हमारा स्वास्थ्य भी जल्दी जल्दी ठीक होने लगा है। ठीक है ना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और सारी क्लासेज एक दिन में 2-2 क्लासेज कराना चालू कर देंगे। परेशान मत होइए। और आपको अब समय तो मिलने ही वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम कम से कम मिनिमम 5 से 6 दिन तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है, नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है इन चारों में से। चलिए देख लेते हैं। अब आंसर ही दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। जावा, विंडोज़, एंड्रॉयड या फिर मैक ओएस। तो इसमें कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है। तो जावा जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने सुना भी होगा, जावा लैंग्वेज हो गई, कोबोल लैंग्वेज हो गई, बेसिक लैंग्वेज हो गई। ये सारे लैंग्वेज के कुछ भाग होते हैं। बाकी जिन लोगों ने कंप्यूटर की पीडीएफ ले रखी है सबको पता है, कंप्यूटर की हमने टॉप 100 भी दे रखी है और कंप्यूटर के पूरा डिस्क्रिप्टिव भी दे रखा है। लगभग 300-400 प्रश्न हमने कंप्यूटर के दे रखे हैं जिन लोगों ने पीडीएफ मंगा रखी है। चलिए नंबर 7 देखते हैं। अब यहाँ से कुछ योजनाएं आपके सामने आने वाली हैं जिनको आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। देखिए, महतारी वंदना योजना के तहत महिलाओं को प्रदान की जाने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी है। जो योजना चलाई गई है महतारी वंदना योजना, इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है महिलाओं को। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 12,000 रुपये महिलाओं को दिए जाते हैं महतारी वंदना योजना के अंतर्गत। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके कितने नंबर आए हैं 30 में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा लास्ट में। ठीक है, चलिए देखिए। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में गरीब परिवारों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करती है। आप सबको पता है, सब लोग जाते हैं राशन लेने के लिए, है ना, सब लोग जाते हैं, राशन कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो वो कौन सी योजना है जिसके आधार पर आपको गरीब लोगों को राशन दिया जाता है। आप अमीर हो तो भी आप जाते हो लेने के लिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर अटल पेंशन योजना। आंसर की बात करें, आंसर तो आप सबको पता चल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इसके अंतर्गत जो है गरीब लोगों को राशन प्रदान किया जाता है, खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। आबकारी आरक्षक की आपको पता है कल ही नोटिफिकेशन आ चुका है, 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 258 या फिर 263 के आसपास वैकेंसी, इसमें 5-6 वैकेंसी बैकलॉग की हैं। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। पिछली बार जो फ्रेश वैकेंसी केवल 52 वैकेंसी थी फ्रेश। ठीक है, 52 से तो बहुत अच्छा आया है। ठीक है ना, 258 वैकेंसी पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके भी नोट्स कंप्लीट कर लिए गए हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। या आपका कोई भाई बहन जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, पुलिस की तैयारी करता हो, जेल वंच की तैयारी करता हो, उन लोगों को भी आप बता सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एक महिला को क्या कार्रवाई करने की अनुमति देता है। जो अधिनियम वाला हमने आपको पीडीएफ दी है उसमें ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है वो क्या क्या आपको सहायता प्रदान करता है महिलाओं को। चलिए देख लेते हैं।
चिकित्सा व्यय के लिए आर्थिक राहत की मांग करना, पड़ोसियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करना, ये नहीं है भैया, ठीक है ना। पड़ोसियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर देना, पता चला आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई चल रही है, आपने इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, भाई उसका तो तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। भाई तुम तो परिवार में लड़ रहे हो, वो कर रहे हो, घरेलू हिंसा उसमें पड़ोसी का क्या लेना देना है लेकिन कुछ लोग करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का अनुरोध करना। अब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप क्यों करेगा भैया? क्या राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जाकर के बोलेगा कि इनके साथ में घरेलू हिंसा हो गई है? भाई अंतर्राष्ट्रीय का मतलब यही तो होता है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बिना सहमति के पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। अब ये नहीं कि भैया तुम्हारे ऊपर तुमने एक केस लगा दिया घरेलू हिंसा का और तुमको पासपोर्ट मिल जाएगा बाहर जाने के लिए, तो ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है वो दूर दूर तक घरेलू हिंसा से कोई संबंध नहीं इनका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पर बना रहेगा साथ में अंत तक, वो पक्का सिलेक्शन लेकर के जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। एमपी पुलिस में 177 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ था। यही स्ट्रेटजी हमने अपनाई थी। क्या किया था? पहले सबको नोट्स दे दिया, भैया नोट्स कराने का पूरा कंप्लीट कोर्स कराने का टाइम नहीं है, नोट्स दे दिया। उसके बाद में सबको प्रैक्टिस सेट कराया। प्रैक्टिस सेट के बाद में सबको जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ दे दी। प्रैक्टिस सेट पीडीएफ देने के बाद में सबकी मिनी मॉक टेस्ट कराई। मिनी मॉक टेस्ट जब कराने के बाद में आपका एग्जाम आया, एग्जाम का एनालिसिस कराया हमने, और आज हम बता रहे हैं आपको 177 प्लस लड़कों का तो मैसेज आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और ये मेरा एडमिट कार्ड है फिजिकल के लिए, ठीक है ना। अब फिजिकल का रिजल्ट आएगा तब आपको बताएंगे कितने लोगों का जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो इसी स्ट्रेटजी पर हम लगातार काम करते रहते हैं और जो हमारे साथ में अंत तक बना रहता है, हमारे अकॉर्डिंग चलता रहता है, उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्म विकास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया था? ये थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज है लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज समझाते हैं कि ऐसा कौन सा कानून है जिसने महिलाओं को क्या दिया? स्वतंत्रता दिया और आत्मविश्वास दिया। बताइए कौन सा कानून है इन चारों ऑप्शन में से? चलिए देखते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाने पीने से तो कोई मतलब ही नहीं है। आरक्षण की नीति, महिलाओं को आरक्षण लेना ही नहीं है, वो तो एग्जाम में जब फॉर्म भरने जाएंगे तब लेंगे आरक्षण। यहाँ तो घरेलू हिंसा हो रही है, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार से भी कोई मतलब नहीं। क्या आप आरटीआई लगा रहे हो? नहीं। यहाँ पर जो आएगा महिलाओं को जो सम्मान और स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, वो कौन सा आपका कानून देगा? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है, इसने महिलाओं को ये ताकत दी, ये मतलब कि सुविधा उपलब्ध कराई कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं और आत्म विकास कर सकती हैं। आत्मविश्वास उनमें आता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है ससुराल पक्ष की तरफ से तो हम उन पर दहेज एक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जा करके लगा दो, ठीक है, माफ कीजिएगा, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं, ठीक है। वो मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो भाई आएगा तो हम पढ़ाना पड़ेगा ना, अब ऐसा छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, भारत में बाल यौन शोषण को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया है? बताइए, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से अधिनियम में बाल यौन शोषण के बारे में बताया गया है? किशोर न्याय अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, समान पारिश्रमिक एक्ट, बाल श्रम निषेध एक्ट। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किशोर न्याय अधिनियम जो बनाया गया है, इसी में बाल यौन शोषण के बारे में बताया गया है कि अगर बाल यौन शोषण होता है तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। ये जो है आपका किशोर न्याय अधिनियम में कहा गया है। यहाँ भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे बाल यौन, किसी के साथ में यौन मतलब हो रहा है, कह सकते हैं कि यौन शोषण हो रहा है, तो क्या उसको पारिश्रमिक की आवश्यकता है? नहीं, उसको क्या पारिश्रमिक की आवश्यकता है, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। बाल श्रम निषेध, क्या वो बालक कोई काम करने जा रहा है? नहीं करने जा रहा, तो ये भी आपका कट जाएगा। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा तो महिलाओं के लिए होती है, तो ये भी आपका कट जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन नंबर ए बचेगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आइए आंसर देखते हैं। 1971 में, 1991 में, 1981 या फिर 1961। सही आंसर देखें, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम लागू किया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा सबसे पहले की गई थी? किसने सबसे पहले जो बच्चों को भोजन दिया जाता है ना, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, ठीक है, इसी के सहारे तो बच्चे जाने लगे, पहले बच्चे जाते ही नहीं थे, ठीक है ना। जब ये खाना पीना चालू किया गया देना, तो बच्चे अपनी अपनी थाली लेकर के पहुंच जाते हैं। इसी बहाने कम से कम वो स्कूल तो जाते हैं, नहीं तो पहले जाते ही नहीं थे। तो ये मध्याह्न भोजन योजना चालू की गई जिससे कि बच्चे स्कूल आएँ, स्कूल आ तो जाएँ, फिर तो उन्हें हम पढ़ाई लेंगे कैसे भी करके, ठीक है ना, वरना स्कूल तो आना चाहिए, आएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे। तो ये मध्याह्न भोजन योजना शुरू की, इस लालच में बच्चे जाते हैं। कौन सी ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले शुरू की? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए आंसर भी दिख जाता, फिर आप लोगों को मजे आ जाते हैं कि चलो आंसर भी दिख गया साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? यानी कौन सी ऐसी योजना है जिसमें जो ग्रामीण भारत है, मतलब ग्रामीण भारत में क्या होता है, ग्रामीण लोग जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इतना मतलब कंप्यूटर नहीं जानते हैं, है ना, और ऑनलाइन इतना नहीं जानते हैं, तो उन लोगों की जो ज़मीन जायदाद है उसको ऑनलाइन करवाने के लिए भारत सरकार के द्वारा मदद की जाएगी। तो इसके लिए संपत्ति सत्यापन के लिए कौन सा पोर्टल चालू किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। WDF, स्वामित्व योजना, NRLM या फिर PCGS? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामित्व योजना चालू की गई है। तो जो ग्रामीण भारत के लोग हैं वो इस योजना के अंतर्गत अपनी जितनी भी जमीन है उन सबको ऑनलाइन रिकॉर्ड में फीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी संपत्ति का सत्यापन करवाने के लिए स्वामित्व योजना भारत सरकार की तरफ से चालू की गई है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। चलिए तेजी से अपन चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपन को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारा ये काम नहीं है कि 10 क्वेश्चन कराएं और आपका 1 घंटा खा जाए फालतू की बात करके। बहुत सारी वीडियो ऐसी आती हैं, 10 क्वेश्चन कराएंगे और आपका 1 घंटा ले जाएंगे, ठीक है ना, और समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये काम नहीं है अपन का। 30 क्वेश्चन कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम टाइम यहाँ पर खींच लेते हैं। देखिए हाल ही में समाचारों में रही बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो बैगलेस स्कूल पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बैगलेस स्कूल योजना चालू की गई है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए, पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःग्रहण अवस्था की शुरुआत किस अंग से होती है? अब ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। मुख से होती है, अग्नाशय से होती है, ग्रसनी से होती है या फिर इन सभी से होती है। अंतःग्रहण का अर्थ है कि आप जो भोजन खाते हैं वो भोजन आप किसके माध्यम से सबसे पहले अपने पेट में पहुंचाते हैं? तो क्या होता है, वो मुख होता है जिसके माध्यम से आप भोजन को लेते हैं। तो पाचन प्रक्रिया की जो प्रथम अवस्था है, अवस्था की जो शुरुआत है वो मुख से होती है, और पाचन की शुरुआत भी यहाँ से ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों से बहुत सारी लार निकलती है, इसमें एंजाइम्स रहते हैं, और आपके दांत, ये दोनों मिलकर के यहीं से भोजन को पचाना चालू कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में यहीं से तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके फिर अंदर जाता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के इसको पचाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, सारे पोषक तत्व लिए जाते हैं, बड़ी आंत में जाता है, पानी ग्रहण किया जाता है, और बचा हुआ जो भोजन होता है उसे हम काइम कहते हैं, और वो लास्ट में जो है मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना 1 मिनट में समझा दिया पूरी बात। वैसे PDF में पूरा बता रखा है, सब कुछ आपको चित्र वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने एक बार में पूरा रिवीजन आपका करवा दिया है। चलिए, तो मुख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 17 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाओं का समय काल कितना होता है जो WBC होती है? ध्यान रखना क्या पूछा है आपसे, WBC के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है? 30 से 60 दिन, 40 से 50 दिन, 120 दिन या फिर 10 से 20 दिन? ज़्यादातर लोग 120 दिन लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 120 दिन जो है वो रेड ब्लड कार्पल्स RBC का टाइमिंग होती है, WBC की नहीं होती है। WBC की पूछी है तो 10 से 20 दिन जो है ये WBC का कार्यकाल होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और ये क्या काम करती है, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। कोई भी रोग का कीटाणु अगर हमारे अंदर आएगा तो WBC उसे लड़ करके उसको समाप्त कर देंगे। RBC क्या काम करती है सर? RBC हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है, हर एक ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम क्या किसका होता है? RBC का होता है, रेड ब्लड कार्पल्स का होता है, लाल रक्त कणिकाओं का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये आपको कुछ ऐसे फैक्ट वाले प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, ये तो छूटेगा ही नहीं। चलिए, 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 1991 या फिर 1 अप्रैल 2010? बताइए। समग्र शिक्षा अभियान स्कूल चले हम, इसका टैगलाइन आपने सुना होगा। ऐसे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई। ऐसे इस तरह से पेंसिल बनी रहती है, ठीक है ना, इस तरह से, और इस पर 2 बच्चे बैठे रहते हैं झोला टांग करके, नीचे लिखा रहता है स्कूल चले हम, पहले प्रचार भी आता था। तो 2018 में इसको समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 19 नंबर, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो जो महिला संरक्षण अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है 2005 में जो आया था, इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं, यह आपसे पूछा गया है। 27, 32, 47 या फिर 37? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टोटल 37 धाराएं हैं, यह आपको याद रखना है इस अधिनियम में। आगे बढ़िए, 20 नंबर देखिए, कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? योजनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कम से कम 25 नंबर की आपके एग्जाम में योजनाएं आने वाली हैं, इसलिए जिन लोगों ने PDF ली है उन सबको हमने टॉप 100 योजनाएं भेज दी हैं, ठीक है ना। पहले भी हमने योजनाएं भेजी थी, थ्योरी वाले में भी योजनाएं हैं, और टॉप 100 योजनाएं आपको अलग से मिली हैं, ठीक है।
तो वो सबके पास में है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए देखिए, कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? सीधे आंसर पर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 मई 2015 को कायाकल्प जन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। अब जिन लोगों ने योजना वाली पढ़ी होगी उन सबको याद होगा क्या क्या होता है। चलिए अब यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग शुरू हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपका रीजनिंग का है। देखिए, किसी भाषा में पेजर को MIDGO लिखते हैं। अब तो अपनी पेन आ गई है तो अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि पेजर को हम ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? तो पहले पेजर लिखते हैं, PAGER। पेजर को ये क्या लिख रहे हैं? MIDJO। और आपसे पूछ रहे हैं कि RAGP का फुल फॉर्म क्या होगा। अपन ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन में ये देखेंगे क्या ये डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या यहाँ पर आर को ये लोग ओ से दर्शा रहे हैं? क्या ओ से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है? हाँ सर, एक ऑप्शन ओ से शुरू हो तो रहा है, तो पहले हम इसी को मैच करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग पर अपन कूदेंगे। ये बोल रहे हैं कि आर को हम ओ बोलते हैं तो हम भी आर को ओ लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद में ए है, ए को ये लोग क्या बोल रहे हैं सर? ए को ये लोग आई बोल रहे हैं तो हम भी आई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जी है, ये जी को क्या बोल रहे हैं सर? जी को ये लोग तो डी बोल रहे हैं तो हम भी डी लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये पी को क्या बोल रहे हैं? पी को सर ये एम बोल रहे हैं तो हम भी एम लिख देंगे। हमारा आंसर आ रहा है OIDM। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है OIDM, यानी कि यह आपका डायरेक्ट कोडिंग का प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल भी फंसना नहीं है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट कोडिंग ही चेक करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं ना। डायरेक्ट कोडिंग वाले ही प्रश्न ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर डायरेक्ट कोडिंग नहीं मिले फिर आपको ये इस तरह से चेंज करने वाले मिलते हैं कि ए को जेड कहते हैं, या फिर एक भाई ने पूछा था कि सर ये अपोजिट वर्ड क्या होते हैं। तो जैसे ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है ना, बी का उल्टा वाई होता है, ये अपोजिट वर्ड होते हैं। आप क्या कीजिए, 26 तक पूरा पूरा ABCD लिख लीजिए। 13 लाइन ऊपर लिखिए, 13 शब्द जो है ऊपर लिखिए, 13 शब्द उसके नीचे लिखिए, आपको अपने आप अपोजिट मिल जाएगा। ABCDEFGH ऐसे करके MN, यानी कि M तक आपको यहाँ पर लिखना है। N से आप यहाँ शुरुआत कर देना उल्टे से, तो M का उल्टा N हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आकर के Z खत्म होगा तो A का उल्टा Z हो जाएगा, B का उल्टा यहाँ पर Y लिख जाएगा। इस तरह से आप एक बार लिख करके देख लीजिए। 13 में तोड़ दीजिए, ऊपर के 13 अंक सीधे लिखिए और नीचे के 13 अंक उल्टे लिखिए, तो आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। PDF जब आप लेंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा डायरेक्ट कोडिंग का ये क्वेश्चन है। कृपया कोई समस्या आने पर यूट्यूब क्लास में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो PDF में कोई भी समस्या आए तो प्रैक्टिस सेट आप लोग यूट्यूब पर आकर के देख लेना। चलिए, क्योंकि मैथ वाले सवाल में आपको समस्या आ सकती है ना, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं। वैसे हमने सॉल्यूशन लिख रखा है PDF में भी। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब चलिए देख लेते हैं कौन से प्रश्न चिन्ह की ये बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है कि अगली आकृति इनमें से क्या आएगी। तो सबसे पहले आपको एक एक वर्ड लेकर के चलना है। ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है। ऑप्शन में सर एम हमको मिल रहा है, देखिए 3 जगह एम मिल रहा है, तो सबसे पहले हम एम से ही चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर एम लिखते हैं तो ये सर हो क्या रहा है? देखिए जे के बाद में के आ रहा है, पहला लेटर चेक करो। जे के बाद में के आ रहा है, हाँ सर। के बाद में एल आ रहा है, ठीक है। एल के बाद में क्या आता है? एल के बाद में सर एम आता है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कोडिंग यहाँ पर भी हो रही है। एम के बाद में एन आता है, ये तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, यानी कि अपना पहला जो लेटर होगा वो एम होगा, तो ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम दूसरा लेटर ढूंढेंगे। दूसरा लेटर ढूंढते ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दूसरा लेटर देखिए यहाँ पर हर एक में दूसरा लेटर अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो दूसरा लेटर जैसे ही आप ढूंढ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा हमको चेक ही नहीं करना है, ठीक है, टाइम ही नहीं बर्बाद करना है। अब देखिए दूसरा में क्या कर रहा है? ए के बाद में ई आ रहा है, ठीक है। ई के बाद में आई आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में यू आ रहा है। सर ये कहीं वो तो नहीं बन रहा, वो जो वॉवेल्स होते हैं सर, 5 वॉवेल्स होते हैं, A I O U ऐसे करके जो होते हैं, AEIOU, ये 5 लेटर होते हैं ना वॉवेल्स वाले, कि 5 आपके वॉवेल्स होते हैं, बाकी सारे व्यंजन वो होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का मिक्सअप यहाँ पर चल रहा है, यानी पहला जो लेटर है वो तो डायरेक्ट कोडिंग हो रहा है। जे के बाद में के आ रहा है, के बाद में एल, एल के बाद में एम, तो हमने एम लिख लिया। एम के बाद में एन आ रहा है तो हमने एन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ए के बाद में ई के बाद में आई के बाद में क्या आता है? आई के बाद में ओ आता है, यानी कि यहाँ पर ओ हो जाएगा, और ओ के बाद में क्या आता है? यू आता है। तो एम ओ जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, यानी कि एम ओ वाला हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। +1 कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी एक एक जोड़ते जाइए और अगली जो संख्या है उसमें आप वोवेल्स को ऐड करते जाइए, AEIOU वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका कथन और निष्कर्ष वाला है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर परेशान करते हैं लोगों को। चलिए अब जो बोला जा रहा है वैसा वैसा हम बनाते रहेंगे। सभी कूड़ा टुकड़े हैं, तो पहले एक कूड़ा बना लीजिए। ये रहा कूड़ा, कूड़ा को कू लिख रहे हैं, ठीक है। सभी कूड़ा टुकड़े हैं, टुकड़े को हम टी लिख रहे हैं, ओके।
कुछ टुकड़े बड़े हैं, तो कुछ जो टुकड़े हैं इसमें हम बड़े को लिख देते हैं, बड़े को हम बी से दर्शा देते हैं, ठीक है, ये बी हो गया, कुछ टुकड़े बड़े हो गए। सभी बड़े केकड़े हैं, तो जितने भी ये बड़े हैं ना, ये पूरे बड़े जो हैं वो केकड़े के अंदर आएंगे, तो ये हो गया केकड़े, ठीक है, केकड़े। अब देखिए, अब अपन चलेंगे एक निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष कह रहा है सभी बड़े टुकड़े हैं, क्या ये जितने भी बड़े हैं वो टुकड़े के अंदर पूरा आ रहा है? क्या पूरा तो नहीं आ रहा सर, टुकड़ा तो ये रहा, टुकड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, इतना पार्ट टच कर रहा है, और ये कह रहा है नहीं पूरा आ रहा है, क्यों कह रहा है कि सभी बड़े टुकड़े जितने बड़े हैं ना वो टुकड़े के अंदर आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं भैया, सभी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत है। तो अगर ये लिखा होता कि कुछ बड़े टुकड़े हैं तो सही होता, लेकिन ये कह रहा है कि सभी बड़े टुकड़े हैं, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कुछ केकड़े टुकड़े हैं, तो ये देखिए ये जो केकड़े हैं ना, क्या कुछ केकड़े टुकड़े के अंदर आ रहे हैं क्या? हाँ सर, जो इतने केकड़े हैं ना वो टुकड़े से टच कर रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि कुछ केकड़े टुकड़े हैं। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें परेशानी होती है। चलिए समझिए, ये क्या कह रहा है, सभी कूड़ा टुकड़े हैं, तो हमने बनाया कूड़ा, लो लिख ही देते हैं, सभी कूड़ा टुकड़े हैं, लो टुकड़े भी लिख देते हैं, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये लिख दिया टुकड़े। कह रहे हैं कि सभी कूड़े टुकड़े हैं, कुछ टुकड़े बड़े हैं, तो ये जो कुछ टुकड़े हैं ना वो बड़े के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, बड़े, इसीलिए हमने टाइम बचाया था, ऊपर जल्दी जल्दी करा रहे थे कोई मैथ रीजनिंग के लिए टाइम बच जाए। सभी बड़े केकड़े हैं, अब जितने भी बड़े हैं ना वो सारे बड़े केकड़े के अंदर आ जाएंगे, ये लिख लो केकड़े। अब चलो अपन चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष कह रहा है सभी बड़े टुकड़े हैं, क्या सारे के सारे बड़े टुकड़े के अंदर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं सर, थोड़े से आ रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। कुछ केकड़े टुकड़े हैं, क्या कुछ केकड़े टुकड़े से टच कर रहे हैं? क्या हाँ सर, जो इतने केकड़े हैं ना वो टुकड़े के अंदर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़ने की अपन को आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर की ओर चलेंगे, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, बाकी हम वहाँ पर लिखा हुआ PDF में पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखें। चलिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा एक अलग है, चलिए देखते हैं कौन सा अलग है। ताजमहल आगरा में है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। महाकाल मंदिर उज्जैन में है क्या? हाँ सर है, बिल्कुल है। गोल गुंबज बीजापुर में है? हाँ बिल्कुल है सर। लेकिन ये जो त्रिवेणी संगम है ये तमिलनाडु में है क्या? नहीं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। त्रिवेणी संगम कौन है? गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ पर अभी कुंभ चल रहा है ना, कुंभ संगम स्नान चल रहा है, तो इसी को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। कौन कौन कुंभ नहा कर क्या, चलो आज यही कमेंट में करवाते हैं कि बताओ कौन कौन कुंभ नहा करके आया, बताओ कौन कौन, बताओ। हम तो नहीं जा पाए भाई, ठीक है ना, हम जा ही नहीं पाए, हमारी लिस्ट में नंबर ही नहीं आया है। अब देखिए कब बुलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कौन कौन कुंभ नहा करके आया और कौन कौन जाना चाहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो तो ये आपका त्रिवेणी संगम है ना, अभी आपको हमेशा याद रहेगा। त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में ही अभी कुंभ चल रहा है, ध्यान रखना। कुंभ 2025 कहाँ पर लगा है? प्रयागराज में लगा है, 144 साल बाद आया है। ये सारे प्रश्न आगे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और यही आपसे पूछा था कि कौन सा एक अलग है, यानी कौन सा गलत मैच किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो त्रिवेणी संगम है वो प्रयागराज में है। चलिए, त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 नदियों का संगम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि अगली आकृति इनमें से क्या होगी। एक आध दो क्वेश्चन आपकी आकृति वाले भी आएंगे, तो वो भी हमने ले रखे हैं। देखिए, आप उनको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक को आप टारगेट कीजिए, चाहे तो तीर को टारगेट कीजिए और चाहे बिंदु को टारगेट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले बिंदु को टारगेट करते हैं। तो बिंदु देखिए यहाँ पर 1 है, अगले में 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। इस तरह से अगला क्या होगा? अगला होगा 6। 6 बिंदु जहाँ पर होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं? 4 और 2 6, यहाँ पर 6 हैं, और यहाँ पर कितने हैं? 4 और 2, यहाँ पर भी 6 हैं। सर बिंदु तो 6 हो गए, डबल हो गए सर, मतलब 6 बिंदु दो दो में मिल रहे हैं, तो बिंदु से हमारा काम नहीं चल पाया। हाँ, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। कौन से? एक ये गया, एक ये गया। यानी कि अब जो आंसर होगा ना वो या तो ए होगा या फिर डी होगा। अब चलेंगे हम तीर की ओर। तीर क्या कह रहा है? तीर कह रहा है पहले तीर ऊपर था, ठीक है, यानी पहले तीर ऊपर था, फिर तीर नीचे हुआ, ठीक है सर, फिर तीर इधर हुआ, फिर तीर इधर हुआ, और फिर से तीर ऊपर गया, यानी अब क्या आएगा? अब फिर से तीर नीचे आएगा। अब देखिए कौन से में तीर नीचे है और 6 डॉट है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तीर नीचे की ओर है और 6 डॉट है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गलती मत करना जल्दबाजी में। आपको यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, लेकिन जो आपको आंसर लगाना है उसमें कहाँ पर दिया गया है ए, तो उसमें सी नंबर पर ए दिया गया है। नहीं जल्दबाजी में ये लगा कर चले जाओ और बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत शांत होकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्पेशली मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही शांत दिमाग से सॉल्व करना है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि प्यार से, बढ़िया से शुरुआत के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना जल्दी जल्दी, और बाद में जो मैथ रीजनिंग रहेगा उसको आप शांत दिमाग से करना, लास्ट में करना, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक एक बिंदु आपका बढ़ रहा है। इस तरह से आपके बिंदु होंगे 6, लेकिन 6 तो हमने ढूंढ लिए, लेकिन इससे हमारे केवल 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, बाकी के दोनों बचे रह गए। तो हमको फिर से एरो की ओर जाना पड़ा। एरो में क्या चल रहा था? एरो पहले एक ऊपर जा रहा था, फिर एरो नीचे आ रहा था,
फिर एरो दाएं जा रहा था, फिर एरो बाएं जा रहा था, फिर से एरो ऊपर गया, यानी अब अगला एरो जो होगा वो नीचे आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ये चित्र नंबर ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब ये डीआई हम आ गए। डीआई आपके एग्जाम में आएगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। और डीआई से 2 से 3 से 4 प्रश्न भी बन सकते हैं डीआई के, ठीक है ना। एक ही डीआई दे देंगे, उसी में 5-6 प्रश्न बना लेंगे। तो चलिए डीआई सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, चलिए, तो अब यहाँ से आपका मैथ शुरू हो रहा है, ठीक है। और मैथ में स्पेशली ये डीआई आपके एग्जाम में आने वाली है। डीआई से आपके 3 से 4 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो डीआई अगर आती है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि और खुश हो जाना है, ठीक है। क्योंकि डीआई हम आपको अच्छे से सॉल्व करा देंगे। लगभग एग्जाम तक 7 से 8 या फिर 15 तक डीआई आपकी सॉल्व करा देंगे, तो आप बढ़िया से करने लगें, कोई समस्या नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि डीआई में दिया क्या है, उसको समझना आना चाहिए। जैसे कि इस वाली डीआई में बताया गया है कि ये वर्षों की संख्या दी गई, यानी कि ये नीचे वाले जो हैं वो वर्ष हैं, और कितनी साइकिलें बिकी हैं किस वर्ष में, ये यहाँ पर बताया गया है। नंबर ऑफ साइकिल्स और यहाँ पर ईयर लिखा है। जैसे कि 1998 में कितनी साइकिलें बिकी हैं, तो ये देखिए 1998 है और 800 सामने यहाँ पर 800 लिखा हुआ है, यानी कि 1998 में 800 साइकिलें बिकी हैं। उसके बाद में 1999 में कितनी बिकी हैं, 1999 में यहाँ लिखा है और 600 साइकिल यहाँ पर बिकी हैं। तो इस तरह से आपको देखना है। अब इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये वीडियो एक बार मतलब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है ना। बीच में फ़ोन आ गया था किसी का, अब हम यहाँ पर स्टॉप करने के बाद में उसको दोबारा चालू नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसीलिए आपसे कहते हैं क्यों परेशान होते हो भाई आप लोग, एग्जाम टाइम पर डिस्टर्ब, मतलब रिकॉर्डिंग टाइम पर डिस्टर्ब करते हो, ठीक है। अब फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे पूरा, है ना। तो यार आप लोग कॉल के लिए परेशान मत हुआ करिए। एक बार नहीं उठ रहा है तो परेशान मत होइए, आपको टीम रिप्लाई करेगी, ठीक है ना। अब एक दीदी ने कॉल कर दिया, पूरा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर कह रहा है 1999 और 2002 को मिलाकर के कुल कितने साइकिलों की बिक्री हुई, यानी कि 1999 में कितनी साइकिलें बिकी हैं और 2002 में कितनी साइकिलें बिकी हैं, दोनों का जोड़ आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। 1999 में कितनी है, देखिए ये रहा 1999 और ये रही साइकिलों की संख्या, यानी कि 1999 में सर 600 साइकिलें बिकी हैं, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है 2002 की भी जोड़ लीजिए, ये रहा 2002 और ये रही साइकिलों की संख्या। सर 2002 में 1200 साइकिलें बिकी हैं, तो 1200 लिख लेते हैं। बस अब इसी का जोड़ पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर कितनी साइकिलें बिकी हैं, तो 1200 और 600 दोनों को मिलाकर के कुल 1800 साइकिलें बिकी हैं। यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 1800, ठीक है। यहाँ पर हमने सॉल्व भी करके बता दिया, 600 + 1200 बराबर 1800। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में साइकिलों की संख्या और 1999 में साइकिलों की संख्या से कितना अधिक है, यानी 2002 में जो साइकिलों की संख्या थी वो 1999 की साइकिलों की संख्या से कितना अधिक है, यही आपसे पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2002 में साइकिलों की संख्या कितनी है, अभी आपने निकाला था 1200 है, ठीक है। 1999 में साइकिलों की संख्या कितनी है, 1999 कहाँ, ये रहा, तो 600 है। तो 1200 में से 600 घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, 1200 में से 600 गया 600, मतलब कि हाँ 600 बचा, ठीक है। तो 600 आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले बोला था कि कितने में, देखिए 2000, 1200 बोला था ना, 2002 में साइकिलों की संख्या 1200 है और 1999 में साइकिलों की संख्या 600 है। तो 1200 में से 600 को माइनस करेंगे, 600 आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 27 का आंसर क्या है। 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 600 आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी बता रखा है, 1200 - 600। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर। आपके एग्जाम में ये जो हम आपको चित्र दिखा रहे हैं ना, चित्र ऊपर बना है, ये चित्र हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। हम इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं, अगर हम बार बार चित्र को ऐड करेंगे तो जगह घेरेगा, पीडीएफ बड़ी हो जाएगी, फिर आप जब प्रिंट निकलवाएंगे तो कहेंगे सर पीडीएफ बड़ी बना दी, ठीक है ना। इसलिए एक ही बार चित्र हमने बना रखा है। चलिए 1998 और वर्ष 2001 में बेची गई साइकिलों की संख्या के बीच रेशियो क्या है, आपसे अनुपात पूछा गया। कब का, 1998 और 2001। चलिए देख लेते हैं 2001 और 1998 में कितनी है। देखिए 2001 में साइकिलों की संख्या है 1100 और 1998 में साइकिलों की संख्या कितनी, 800। यहाँ पर देख सकते हैं 800। तो 1100 रेशियो 800 आपसे पूछा है। पहले क्या पूछा है, पहले उन्होंने 800 लिखवाया, ठीक है, 1998 फिर 1100। तो अब यहाँ पर काट के देख लीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि 8:11 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 का आंसर क्या है। 28 का आंसर है 8:11, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, हमने बता दी ना, 1998 में 800 साइकिल है और 2001 में 1100 साइकिल है। रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8:11 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 3 क्वेश्चन आपके डीआई से बनने वाले हैं। डीआई आ जाए बिल्कुल घबराना नहीं है, और बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए, क्योंकि अतुल सर ने डीआई तो बहुत अच्छे से सॉल्व करना बता दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप बस बने रहिए हमारे साथ, एग्जाम तो आपका हम निकलवा के रहेंगे। चलिए
अब देखिए 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 40 वस्तुएं हैं, इनका सीपी क्रय मूल्य हो गया। 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 60 वस्तुएं हैं, इसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है SP माइनस CP अपॉन CP। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही जो है निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले CP और SP ज्ञात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमको पता चल गया कि CP और SP का रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 जो है, ये 60 जो है वो CP, मतलब ये जो SP है वो CP के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से SP उठ करके CP के नीचे गया तो CP अपॉन SP हो गया। 60 यहाँ जैसे का जैसा रहा, ये जो 40 है वो यहाँ से उठ करके 60 के नीचे आ जाएगा। तो ये 40 60 के नीचे आ गया। अब देखिए, अब हमको पता चल गया कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो 60 है, जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है वो 40 है। तो बस अब इसी पे अपन आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, दोनों को घटा दीजिए और CP को नीचे रख दीजिए। तो 60 में से 40 गया, 20 बचा, और CP क्या था 60 था, गुणा में क्या है 100, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए इसको काट दीजिए, 20 तिहाई 60, 100/3 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। या तो 100/3 दिया रहेगा, या फिर 33 सही 1/3% दिया रहेगा, ठीक है। आया समझ में? दोबारा समझा देते हैं, परेशान मत हो। CP अपॉन SP अपन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा था 40 CP बराबर 60 SP। अब हमने क्या किया, इस SP को नीचे ले आए, तो CP अपॉन SP, तो ये 40 भी नीचे जाएगा, तो 60/40 हो गया। हमको पता चल गया कि CP 60 है, SP 40 है। सूत्र होता है CP माइनस SP अपॉन CP। तो 60 में से 40 गया 20, नीचे बचेगा 60, CP लिखना है, मल्टीप्लाई हवाई 100, काटा अपन ने 3 बार, 100/3 आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए, मान लो आपको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको तुक्का ही लगाना है, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करने से अच्छा है अगर किसी भी ऑप्शन में 33 सही 1/3 दिया गया है, तो ये ज़्यादा चांस रहता है कि यही आपका आंसर होता है, ठीक है। जब आपको तुक्का ही लगाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आपको ऑप्शन में 33 सही 1/3 दिख रहा है, तो आप तुक्का इसी पर लगाना, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, जो तुक्का लगाने की भी ट्रिक होती है, ठीक है। नकल भी अकल से की जाती है, ऐसे नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल और जय राज जय माता की, ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, बस आप बने रहिए साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 625 का 20% क्या होगा। 20% की वैल्यू जानते हैं, 20% को अगर भिन्न में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 100 का डिवाइड दे देते हैं सर, ठीक है। 100 का डिवाइड दिया तो 20 पंचे 100, यानी 1/5 निकल करके आ गया। तो बस अब अपन को 625 का 1/5 निकालना है, तो बस 5 का डिवाइड दे दीजिए, 125 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। 625 का 20% ज्ञात करना था, 20/100 कर दीजिए, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटा, 125 आंसर आ गया समझ में। चलिए, अब वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, और अपने अपने नोट्स मंगवा लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये दिख रहा है आपको, इस पर आपको मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर लेने हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट 5 से 6 दिन भी अगर आगे बढ़ गई तो भी आपको टाइम मिल जाएगा। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, उन लोगों से मैं यही सजेस्ट करूंगा, 199 वाला आप लोग नोट्स मंगवाइए। इसमें आपको संपूर्ण थ्योरी मिलेगी सारे सब्जेक्ट की, और 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो थ्योरी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 199 वाला मंगवा सकते हैं, बाकी 128 129 वाला भी मंगवा सकते हैं अलग अलग, बाकी जो आपकी मर्जी हो वो आप मंगवा सकते हैं। पुराने वालों को बता दें, मात्र 49 रुपये का पेमेंट करके, जो पुराने वाले लोग हैं जिनने पहले PDF ले रखी है, वो लोग मात्र 49 का पेमेंट करके सारे प्रैक्टिस सेट 10-10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।